जंगल में ससुराल। ये कहानी शुरू होती है स्वीटी के घर से। मुंबई में स्वीटी अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। रात को काम से स्वीटी अपने घर लौटती है और अपने घर की बंद लाइट्स को ऑन करती है। कितनी शांति है यहाँ, घर आकर चैन आ जाता है, वरना बुट्टी की ये रोज रोज की झिकझिक। स्वीटी आराम से कॉफी बनाकर टीवी देखते हुए कॉफी का मजा ले रही थी कि उसे कुछ ध्यान आता है। हे भगवान, आधे घंटे से ऊपर हो गए। नायरा की क्लासेस तो छूट भी गई होगी, मैं उसे लाना कैसे भूल गई। वो घबराकर अपने पति को फ़ोन लगाना शुरू करती है, पर करण कॉल उठाता ही नहीं। वो बार बार फ़ोन कट किए जा रहा था। बच्चा चाहिए और बच्चा आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? माँ के ऊपर। काम संभालो, बच्चा संभालो, फ़ोन भी नहीं उठा रहा करण। यहाँ से मुझे नायरा की क्लास पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा। हे भगवान, क्या करूँ? करण, फ़ोन उठाओ ना। स्वीटी अपना पर्स उठाती है और फौरन अपनी बेटी को लाने के लिए निकल पड़ती है। वो नीचे उतरती है कि उसे सामने अपनी बेटी और अपना पति दिख जाते हैं। फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने करण? पिछले 10 मिनट से मैंने तुम्हें 50 बार कॉल कर लिया, कॉल काटे ही जा रहे हो। ऐसा कभी करती हूँ क्या मैं? कोई इमरजेंसी होती है इंसान तभी तो कॉल करता है ना। एसी रिपेयर करने से सिलेंडर लगाने तक सारा काम मैं ही करती हूँ। करना ही क्या पड़ता है तुम्हें? किसी गांव की लड़की को लेकर आते तब समझ में आता। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी घबरा क्यों रही हो स्वीटी? मेरा फ़ोन नायरा के पास था, तब से ये मेरे फ़ोन पर गेम खेल रही है। तुमने मम्मी का कॉल कट कर दिया नायरा, सो बैड। ये तो बच्ची है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अपने ऑफिस के बाद हमेशा मैं जाकर नायरा के ट्यूशन में एक बार चेक कर लेता हूँ कि तुमने उसे पिक किया कि नहीं। और ऐसे ही मैं जब आज गया तो नायरा वहाँ बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेती हो, तुम भूल गई हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप और अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब यहाँ सोसाइटी में ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर चलो। रात के वक्त स्वीटी सभी को खाना परोसती है। अपने फ़ोन पर वेब सीरीज़ लगाकर स्वीटी सोफे पर अलग बैठकर खा रही थी। नायरा कार्टून देख रही थी, सो अलग। और अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठकर करण डिनर कर रहा था। क्या लाइफ है, ये घर में 3 ही लोग हैं, वो भी अलग अलग खाना खाते हैं। ऐसे कैसे सीखेगी परिवार को बांध कर चलना? अच्छा है ना, तो सबकी अपनी प्राइवेसी तो है। क्या अच्छा है? दिन भर घड़ी की टिक टिक सुनता रहता हूँ मैं। ऑफिस से जब लौट कर घर आओ तो लगता है किसी कब्रगाह में आ गया हूँ। इतनी शांति रहती है यहाँ। वही दीवारें, वही बिस्तर, सब अपने काम में ही लगे रहते हैं। किससे बात करूँ मैं? घर तो वो होता है जहाँ दरवाजे पर बैठी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हो, जहाँ बहनें देखते ही पूछे क्या लेकर आए हो भैया, जहाँ भाई कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछे। अरे तो कर लेते किसी गांव की लड़की से शादी, तुम्हें ही शहर की लड़की चाहिए थी ना। मुझे शहर की लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे तुम चाहिए थी। तुमसे प्यार हो गया था, दोनों में फर्क होता है। खाना खाने के बाद करण झूठे बर्तन साफ करता है और अगले दिन के लिए अपनी बेटी का बैग पैक करने बैठ जाता है। तभी उसे नायरा के स्कूल डायरी में लिखा हुआ कंप्लेंट दिखाई देता है। नायरा बेटा, अब टेस्ट में फेल हो गए थे, आपने बताया क्यों नहीं? 3 बार कंप्लेंट किया है टीचर ने आपकी, और ये सिग्नेचर तो मैंने किया नहीं। किससे करवाया सिग्नेचर आपने? वो मैंने अपनी फ्रेंड से करवाया था पापा। ये देखो, जब माँ बाप दोनों बिजी हो तो ये होता है बच्चों के साथ। तुम ले देकर मेरे काम पर क्यों आ जाते हो? ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं काम, चला लोगी सारा खर्चा तुम। मुंबई है ये, मुंबई कोई गांव नहीं जो एक की कमाने से पूरा घर खा ले। तो फिर गांव ही चलते हैं, मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा। तुम्हें भी जो कपड़े लेने हैं ले लो, डिज़ाइन तो तुम खुद ही रेडी करती हो, वहीं से ऑर्डर पूरा करके यहाँ कुरियर करवा देना। और स्वीटी का पूरा परिवार तैयार हो जाता है उसके असली ससुराल यानी जॉइंट फैमिली वाले घर जाने के लिए। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर करण को उसके बचपन का दोस्त रोहित मिल जाता है। अरे करण भाई, मजा आ गया इतने सालों के बाद। चल चल घर चल। अभी तो हम आए हैं, घर जाकर रेस्ट कर ले, फ्रेश हो जाए, उसके बाद करण आपके पास आ जाएगा। ये सब फॉर्मेलिटी यहाँ नहीं चलेगी भाभी, कितने सालों के बाद मेरा करण आया है। अरे चल चल चल, माँ से भी मिल लेना। वैसे भी तुझे अपने घर जाने के लिए 4 किलोमीटर घूम कर जाना होगा, क्योंकि इस सामने के रास्ते पर तो कल रात को बाघ देखा गया है। बाघ मतलब गार्डन ना अंकल, वो तो यहाँ हर तरफ है। नहीं मेरी लाडो, बाघ मतलब टाइगर, टाइगर। व्हाट रबिश। ये सुनते ही स्वीटी वापस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ आना था तुम्हें करण, एक तो यहाँ है तुम्हारा घर जंगल के बीच में, ऊपर से टाइगर,
आर यू मैड? इसीलिए तो रोहित हमें उसके घर की ओर जाने को बोल रहा है। वहाँ नहीं है टाइगर। डरती हुई स्वीटी रोहित के साथ आगे बढ़ती है। करण तो अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाता है। भाभी मैं आपको छोड़ दूं क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, सामने ऑटो स्टैंड है, ऑटो लेकर चली जाएगी तेरी भाभी। वैसे भी शहर की लड़की है, डर तो नहीं लगना चाहिए इसे। क्यों मैडम? और इस तरह स्वीटी पहुंचती है अपने ससुराल। शादी के बाद पहली बार बिना अपने पति और बेटी के स्वीटी अपने ससुराल के दरवाजे तक पहुंचती है कि उसका पैर गोबर पर पड़ जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। अरे अरे भाभी, शहर की चकाचौंध में आपकी तो आँखें भी कमजोर हो गई है। देख कर तो चलिए, अभी अभी गोबर से पुताई की थी, आपको दिखाई नहीं दी क्या? मेरी कमर। अपने घर के बाहर गोबर से पुताई कौन करता है प्रज्ञा? हम करते हैं बहू, और करना पड़ता है। यहाँ चारों तरफ जंगल झाड़ है, ऐसे में जब भी बारिश हो तो घर में सांप घुस आते हैं। कल ही तो काला नाग निकला था, एकदम आलस्य था, ऐसा चिकना बदन। वो तेरे ससुर जी ने देख लिया, वरना भगवान जाने क्या होता। ऐसा ना हो इसलिए हम बाहर गोबर से फर्श की पुताई करते हैं, ताकि सांप वहीं से फिसलता चला जाए। क्या? ये किस जंगल में आ गई मैं? स्वीटी अंदर जाती है और अपनी जेठानी को देखती ही सोचती है, भैया ने तो लव मैरिज की थी, भाभी ज़रूर समझदार होंगी। भाभी, पेन रिलीफ स्प्रे होगा क्या आपके पास? वो बाहर गिर गई थी ना मैं। ओहो, कैसे गिर गई तुम? रसोई से सरसों का तेल गरम करके लाती हूँ, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा दर्द। वैसे यहाँ पास में ना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का तेल अगर बॉडी में लगाया जाए तो दर्द गायब हो जाता है। कोई नया साइंस है आई गेस। पर एक रिस्क है, अगर वो तेल सूट ना करे ना तो उसके बाद तुम्हारे बॉडी में कोई दवा कभी काम नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, थैंक्स भाभी। बाथरूम कहाँ है बता दीजिए, मैं नहा लूँ। बाथरूम तो सीधे है, पर वो क्या है ना, कुंडी टूट गई है। एक काम करो, ये रस्सी ले जाओ, इससे दरवाजे की सिकड़ी को ऊपर कुंडी से जोड़कर बांध देना। स्वीटी तो हक्की बक्की रह जाती है, पर वो गोबर से सनी थी तो नहाना तो पड़ता ही। वो डरते डरते किसी तरह रस्सी बांध कर दरवाजे को बंद करती है कि बाहर से प्रज्ञा की आवाज़ आती है। भाभी, पानी तो लेकर गई नहीं आप? बाथरूम में पानी नहीं आता। पानी भी नहीं है तो तुम लोग पीते क्या हो, नहाते कैसे हो? कुएं से पानी भरकर लाते हैं, और कैसे? कोई बोरिंग की फैसिलिटी तो है नहीं। ये लीजिए, दे दो बाल्टी पानी, मैं अपने लिए लाई थी आज, आप ले लीजिए। फिर मैं बता दूं कि कहाँ है कुआं, कैसे पानी निकालते हैं। पास ही में ना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बस जंगल का रास्ता है, तो बिच्छू से सावधान रहना होगा, बाकी सब चिल्ल है। ये सब सुनने के बाद शहर में रहने वाली स्वीटी की कुंडली में बज जाते हैं 12। किस जंगल में ले आया मुझे करण? शांति खटक रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है शेर के चीतों के बीच छोड़ देगा मुझे। और अब तक ये मोहन के घर से आया क्यों नहीं? मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है कि कॉल करूं। अपने कमरे में बैठी स्वीटी ये सोच रही थी कि हिलते डुलते करण वहां पहुंचता है। बड़ी भूख लग रही है माँ, जल्दी से खाना खिला दो। शहर का खा खाकर तो असली खाने का स्वाद ही भूल चुका हूँ मैं। घर की बड़ी बहू सीमा चटाई लगाती है और सभी एक साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। ऐसे खाने में तो और मज़ा आ रहा है पापा। देखा स्वीटी कितनी खुश है हमारी नायरा आज। अब देखना कितने अच्छे से पढ़ती है यहाँ। वो तो वक्त ही बताएगा। आज एंजॉय कर लो तुम, क्योंकि कल से ऑफिस है तुम्हारी, याद है ना? और अगली सुबह ठीक टाइम पर करण अपना ऑफिस लॉगिन करके बैठ जाता है। ऑफिस चलते 2 घंटे नहीं होते कि उसके कमरे में विक्रम आकर कहता है, क्या भाई, अंदर कमरे में घुसकर बैठ गया? हाँ, चल दोनों भाई मिलकर लकड़ी काटने जंगल चलते हैं। लकड़ी काटने भैया? तो क्या, यहाँ पर तो जनानियां कमरे में बैठ कर नहीं रहती, तो तू क्यों नई नवेली दुल्हन की तरह सुबह से कमरे में दुबक कर बैठा है, बाहर ही नहीं निकल रहा? मैं दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा। अब अपने बड़े भाई को करण मना करता तो कैसे? ऑफिस से ब्रेक लेकर उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ता है। इतनी कड़ी धूप में लकड़ियां काट कर करण उसके मोटे मोटे गट्ठर तैयार कर कर अपने सर पर लाद कर वापस आता है। तुम दोनों अकेले ही लकड़ी लाने चले गए थे, मुझे भी बोला होता। चलो लकड़ी आ गई है तो बहू अब खाना पका लेगी। लकड़ी पर खाना बनाते हैं आप लोग? हाँ देवरानी जी, शहर की तरह यहाँ गैस चूल्हे की सुविधा नहीं है, और लकड़ी पर पका हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए रसोई में, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है खाना।
वो क्या ना भाभी, मैं तो चली जाऊं रसोई में, पर करण कह रहे थे कि यहाँ आकर सबसे पहले वो खाना बनाना सीखना चाहते हैं। चलो करण, तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो रात को तुम मुझसे झगड़ोगे कि मैंने तुम्हें लकड़ी पर खाना बनाने का मौका नहीं दिया। और यहाँ करण फंस जाता है। खांसते खांसते दोनों मियाँ बीवी चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं। सीमा तो 5 मिनट में चूल्हा जला लेती है। आपने तो चूल्हा जला ही लिया है भाभी, हम इसी पर पका कर खा लेंगे। एक घर में 2 चूल्हे जलाने की क्या जरूरत है? किसी दिन अगर मैं रसोई में ना आ पाई तो हाँ, आप दोनों को भी ये काम आना चाहिए ना देवर जी। कुछ दिन में तो प्रज्ञा की शादी हो जाएगी, फिर काम की जिम्मेदारी आएगी किस पर? घर की छोटी बहू पर। धीरे धीरे अब करण को भी इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगती है। एक दोपहर करण एक मीटिंग में होता है कि बाहर उसके मम्मी पापा में कलेश हो जाता है। किया ही क्या है आपने आज तक? मेरे लिए गहने बनवा कर दिए क्या? इतने बड़े घर को छोड़कर आपके पीछे आई थी मैं, क्या मिला मुझे यहाँ? कुछ भी नहीं। तो मैं अभी कोई भिखारियों के घर का नहीं था, वो तो मेरी माँ को तुम पसंद नहीं आई थी। तुम्हारे साथ रहने के लिए सब छोड़कर इस जंगल में बस गया मैं। तो कुर्बानी सिर्फ तुमने नहीं दी, मैंने भी दी है। और मुझे क्या मिला इसके बदले? अरे तो मैंने बोला था क्या तुम्हें अपना घर छोड़ने को? क्या माँ जी बाबूजी, यहाँ प्रज्ञा दीदी की शादी की बात चल रही थी और आप दोनों खुद लड़ने लगे। ऐसे तो उनके मन में शादी के नाम का खौफ आ जाएगा। तभी करण अपने कमरे से बाहर आता है। सारी लड़ाई आप लोगों को आज ही करनी है क्या? 10 बार बोल चुका हूँ, अंदर मेरी मीटिंग चल रही है, शांति दीजिए आप लोग मुझे। ये कैसे बात कर रहे हैं अपने बड़ों से आप देवर जी? आज अगर आपके भैया यहाँ होते ना तो बहुत नाराज होते। हे भगवान, मेरा सर फट जाएगा। बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये लोग चुप क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पारंपरिक कलेश चल ही रहा था कि वहां रसोई से चीखती चिल्लाती स्वीटी बाहर आती है। आपने फिर चीनी का डिब्बा बदल दिया भाभी। इस घर में आप सिर्फ नहीं रहती, मैं भी रहती हूँ। कितनी बार बोला है मैंने आपको, लाल डिब्बे में चीनी रहेगा और पीले में नमक, पर नहीं, आपको तो दोनों डब्बे की अदला बदली कर देनी होती है। इस फेर बदली के कारण आज फिर मैंने दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी। अब हो गई ना दाल की बर्बादी। अरे छोटी की बहू, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? क्या क्या बोला तुमने नायरा? ये कौन सी भाषा बोलने लगी हो तुम? अपनी माँ से ऐसे बात करते ये सीख रही हो तुम यहाँ? मैं तो दादी का काम हल्का कर रही हूँ मम्मी। आप यही बोलने वाली है ना दादी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ते हुए रसोई से आ रही है छोटे की बहू? अब क्या घट गया तुम्हें? नायरा के सामने आप ये कैसी जुबान बोल रही है मम्मी जी? देख नहीं रही है पढ़ने की उम्र में कैसे ये आपकी बातों को रिपीट करना सीख रही है? अरे तो पढ़कर करेगी क्या? करण को भी तो पढ़ाई का भूत चढ़ा था, पढ़ लिया, कर ली नौकरी, आखिर में यहीं लौट कर आ गया ना। मेरी नायरा को तो बचपन से ही मैं सारा काम सिखा दूंगी ताकि इसे तेरी तरह दिक्कत ना हो। ये हुई ना बात माड़ी। ससुराल अगर जंगल में हो तो बिजली कितनी ही देर टिकती। सुबह के 1 बजे गई बिजली शाम के 7 बजे तक आती नहीं, जिसके कारण करण का लैपटॉप पूरी तरह बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है। 2 दिन का काम बाकी है, सब कैसे होगा स्वीटी? कल सुबह क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। कितना भी अच्छा कर लूं मैं, फिर भी सबके मुंह पर नाम सिर्फ सीमा का ही रहता है। यहाँ मैं काम की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि तब से सीमा भाभी के नाम की माला जपे जा रही हो। अब घर पर रहूंगी तो ऐसी ही बातें करूंगी ना, और कोई काम तो है नहीं यहाँ करने को। यह करण स्वीटी को कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर स्वीटी थी कि वो अपने ही प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रज्ञा, तुम इतनी रात गए, क्या बात हुई? पापा मम्मी के कमरे में सांप निकला है भाभी। अब कहाँ जाकर छुप कर बैठ गया कौन जाने। पापा तो कमरे का दरवाज़ा लगाकर मेरे कमरे में आ गए। अब सुबह ढूंढा जाएगा सांप को। मेरा कमरा कितना छोटा है आप जानती है ना। वहाँ पापा मम्मी सो गए इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये लाइट कब आएगी प्रज्ञा? नहीं आएगी लाइट भैया। विक्रम भैया कह रहे थे कि पास के गांव में बहुत तेज़ तूफान आया है, बिजली के सारे खंभे गिर गए हैं। शायद हफ्ता भी लग सकता है। इसके पहले तो जब एक बार बिजली गई थी ना तो पूरे 1 महीने बाद आई थी। तो इतने दिन तुम लोगों ने मैनेज कैसे किया? लालटेन जिंदाबाद, मोमबत्तियाँ जिंदाबाद। और वो भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें चांद की रोशनी में सब कुछ करने की आदत हो गई है। मम्मी तो इस उम्र में भी चांद की रोशनी में सुई में धागा पिरो लेती है। वो सब छोड़ प्रज्ञा, तुम यहाँ आई हो तो बताओ, क्या मैं किसी काम में कोई कमी छोड़ रही हूँ? फिर क्यों सबको यहाँ दिन भर भाभी की तारीफ करते रहते हैं? यह करण अपने ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था और उसकी बीवी को तो अपनी जिठानी से ही प्रॉब्लम हुई पड़ी थी।
दिन भर काम में फोकस रहने वाली लड़की को क्या हो गया? जब देखो तब बस सीमा भाभी को पागल हो गई ये स्वीटियाँ। मैंने सोचा था नायरा यहाँ आकर घर परिवार को समझना सीखेगी, पर वो तो और बदतमीज हो गई। वहाँ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी तो यहाँ खुद की आवाज़ भी सुनना मुश्किल होता जा रहा है। अगर बिजली आई नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर क्या मैं जिंदगी भर लकड़ी काटता रहूँगा? नहीं, बहुत हुआ। रात को जब सभी सो रहे थे, धीरे से करण अपनी बीवी को जगाता है। क्या हुआ? चूल्हा नहीं जल रहा है क्या? चूल्हे से बाहर आ जा मेरी माँ, हम वापस चल रहे हैं। ज़रा भी आवाज़ मत करो, किसी को पता चला तो ये लोग हमें यहीं रोक लेंगे। सामान ले लिया है मैंने और बाहर भी रख दिया है, चुपके से बाहर निकल चलो। और किसी को बिना बताए, जैसे करण बिना बताए आया था, रातों रात वैसे ही वापस अपने शहर लौट जाता है। अगली सुबह माँ भाभी, छोटी भाभी भी घर पर नहीं है और भैया भी नहीं है और नायरा भी नहीं है। जाने वाले को कौन रोक सकता बेटा, हमारे पास तो 50 काम है करने को, अब इस बारे में सोचे कौन। तो विक्रम चल रहा है ना लकड़ी काटने, और पता नहीं ये कमरे में पड़ा सांप निकला होगा कि नहीं। क्या लगता है आपको सुषमा जी?